नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी कहानी के बारे में जानने वाले हैं या एक ऐसी कहानी पढ़ने वाले हैं जो सचमुच आई ओपनिंग है, आंख खोल देने वाली है, सच्चाई से रूबरू करवाने वाली है और आपको सोचने पर मजबूर करने वाली है। और ये कहानी का नाम है टॉर्च बेचने वाले और इसके लिखने वाले हैं हिंदी साहित्य जगत के सर्वश्रेष्ठ व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी। और ये पाठ आपको सीबीएसई की कक्षा 11वीं के ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम में प्राप्त होगी। तो शुरू करते हैं इस आई ओपनिंग वीडियो को। टॉर्च बेचने वाले हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया है और इससे जुड़े यहाँ 5 बिंदु दिए गए हैं जिन पर हम एक एक करके विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं टॉर्च बेचने वाले पाठ के लर्निंग आउटकम्स पर या उद्देश्य पर। देखिए, इस पाठ को पढ़ने के बाद छात्र जान पाएंगे पाखंडी बाबा की व्यापार नीति को छात्र समझ सकेंगे। कुछ बाबा केवल पाखंडी होते हैं और उनका व्यापार नीति बिजनेस मॉडल कैसा होता है छात्र समझ सकेंगे। वाक चातुर्य प्रायः लोगों को धोखे में डाल देते हैं। वाक चातुर्य जिसे हम लोग बेस्ट स्पीकिंग स्किल्स कहते हैं, अर्थात कोई व्यक्ति इतने अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है, भावों के साथ अपनी वाणी की अभिव्यक्ति करता है कि हम लोग उनके झांसे में आ जाते हैं। बाबा लोग प्रायः ऐसे ही करते हैं। व्यंग्य विधा से परिचित हो सकेंगे। देखिए, कमेंट के माध्यम से, व्यंग्य के माध्यम से, सरकाज़म के माध्यम से किसी को सिखाना आज के दौर की सबसे प्रभावी शैली मानी जाती है। छात्रों के समझदारी का स्तर बढ़ेगा। देखिए, ये पाठ अनुभव पर आधारित है, प्लस इस पाठ में बहुत सारी बातें ऐसी मिलेंगी आपको जिससे आपका इंटेलेक्चुअल लेवल डेफिनेटली बढ़ेगा। वाणी से नहीं, मनुष्य कर्मों से महान बनता है। यहाँ देखिए, हम लोग देखते हैं कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कमोबेश हम लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं या उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं। यहाँ एक बात आप श्योर गांठ बांध लीजिए कि अगर आप चाहते हैं सही इंसान को ढूंढना तो उसकी वाणी से उसे जज मत कीजिए, बल्कि उसके एक्शन से, उसके कर्मों से उसे जज कीजिए। पाठ के प्रश्नोत्तर को स्वयं कर सकेंगे। यस, इस पाठ को पढ़ने के बाद छात्र इस पाठ से जुड़े जितने भी प्रश्न होंगे उसका उत्तर स्वयं कर पाने में समर्थ होंगे। अन्य जानकारियों से भी छात्र परिचित होंगे। अब हम लोग आ जाते हैं टॉर्च बेचने वाले हरिशंकर परसाई जी के जीवन परिचय पर। इनके बारे में जान लेना भी बहुत जरूरी है। देखिए, हरिशंकर परसाई जी का जन्म जमानी गांव, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य करने के पश्चात सन 1947 से वे स्वतंत्र लेखन में जुट गए। उन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका निकाली। परसाई ने व्यंग्य विधा को साहित्यिक प्रतिष्ठा प्रदान की। उनके व्यंग्य लेखों की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि वे समाज में आई विसंगतियों, विडंबनाओं पर करारी चोट करते हुए चिंतन और कर्म की प्रेरणा देते हैं। उनके व्यंग्य गुदगुदाते हुए पाठक को झकझोर देने में सक्षम हैं। भाषा प्रयोग में परसाई को असाधारण कुशलता प्राप्त है। वे प्रायः बोलचाल के शब्दों का प्रयोग सतर्कता से करते हैं। कौन सा शब्द कब और कैसा प्रभाव पैदा करेगा, इसे वे बखूबी जानते थे। परसाई जी ने दर्जन से अधिक पुस्तकों की रचना की है, जिनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह है, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज ये उपन्यास है, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में निबंध संग्रह है वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये व्यंग्य लेख संग्रह है। उनका समग्र साहित्य परसाई रचनावली के रूप में 6 भागों में
प्रकाशित है। तो इतना हम लोगों को लेखक के बारे में जान लेना अत्यंत आवश्यक था। अब हम लोग आ जाते हैं पाठ परिचय पर। देखिए, यहाँ संकलित रचना टॉर्च बेचने वाले में टॉर्च के प्रतीक के माध्यम से परसाई ने आस्थाओं के बाजारीकरण और धार्मिक पाखंड पर प्रहार किया है। अर्थात यहाँ जो टॉर्च है वो सिंबल दे रहा है किसका? आस्थाओं के बाजारीकरण, कॉमर्शियलाइजेशन का और धार्मिक पाखंड का, हाइपोक्रेसी का। एक व्यंग्य रचना टॉर्च बेचने वाले में परसाई जी ने टॉर्च बेचने वाले दो मित्रों के माध्यम से समाज में घटित अंधविश्वास, रूढ़ियों पर कुठाराघात करने के लिए अपने सशक्त हास्य और व्यंग्य के माध्यम से समाज पर तीव्र प्रहार किया है। दो मित्र में से एक टॉर्च बेचते बेचते प्रवचनकर्ता बन जाता है, तो दूसरा संतों की वेशभूषा में भोली जनता की आत्मा के अंधेरे को दूर करने की बात करता है। आत्मा के उजाले के लिए लोगों को संसार का घना अंधेरा दिखाकर भय पैदा कर देता है। इस रचना के माध्यम से समाज में व्याप्त अंधविश्वास तथा तथाकथित सो कॉल्ड धर्माचार्यों पर कड़ा प्रहार किया है। अर्थात इस कहानी में दो मित्र होते हैं और दो मित्र एक जगह बैठकर एक बहुत बड़े सवाल पर चिंता करते हैं कि पैसा कैसे पैदा किया जाए, और दोनों ये निर्णय लेते हैं कि हम दोनों अलग अलग दिशाओं में जाएंगे और 5 साल बाद इसी जगह पर आकर मिलेंगे और पता लगाएंगे कि हम दोनों ने कैसे पैसा पैदा किया। पहला मित्र सूरज छाप टॉर्च बेचने लग जाता है और 5 साल के बाद वो पुनः उस जगह पर आता है, लेकिन उसका दूसरा मित्र नहीं आता। वो अपने दूसरे मित्र को ढूंढने चला जाता है। वो तो मिलता नहीं है, लेकिन कहीं पर प्रवचन चल रहा होता है, वो उस प्रवचन को सुनने चला जाता है। उस प्रवचन को सुनकर लोग तो भाव विभोर हो रहे थे, परंतु ये मंद मंद मुस्कुरा रहा था, इसकी हंसी छूट रही थी। जैसे ही प्रवचन करता बाबा जी अपनी कार में बैठने की ओर बढ़ रहे थे, तब बाबा ने इन्हें पहचान लिया। इन्होंने बाबा को नहीं पहचाना, बाबा ने इन्हें पहचान लिया, उन्हें कार में बैठाए और अपने बंगले में ले गए। पता चला वो बाबा ही उनके मित्र है। और बाकी की बातचीत अभी हम लोग यहाँ देख लेते हैं। हम लोग आ जाते हैं पाठ के कथासार पर। देखिए, मैं पाठ का कथासार पढ़ने जा रहा हूँ। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, इस कथासार को ध्यान से सुनिए, ताकि ये पाठ आपके जहन में अच्छे से बैठ जाए और इस पाठ के सारे प्रश्नोत्तर आप आराम से कर सकें। तो कथासार कुछ इस प्रकार से शुरू होता है। लेखक हरिशंकर परसाई जी बहुत दिनों के बाद एक दाढ़ी बढ़ाए, लंबा कुर्ता पहने हुए उस व्यक्ति से मिले जो पहले चौराहे पर सूरज छाप टॉर्च बेचा करता था। बदली हुई वेशभूषा का कारण पूछने पर उसने बताया कि जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ कि उसने टॉर्च बेचने का काम छोड़ दिया। अर्थात हरिशंकर परसाई जी एक ऐसे व्यक्ति से मिले जो पहले एक चौक पर टॉर्च बेचा करता था और बहुत दिनों से वो गायब था। इस बार जब हरिशंकर परसाई जी ने उन्हें देखा, तो उसकी वेशभूषा बदली हुई थी। वो लंबा कुर्ता पहना हुआ है, लंबी लंबी दाढ़ी है। हरिशंकर परसाई जी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ कुछ ऐसा घटित हो गया जिसकी वजह से मुझे ये करना पड़ा। इसके बाद वह लेखक को उस घटना के विषय में बताता है कि उसके साथ आखिर हुआ क्या। 5 साल पहले वह और उसका दोस्त निराश बैठे थे। उनके सामने एक प्रश्न था, पैसे कैसे पैदा करें। और आज के ज़माने की भी सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ा सवाल यही है कि पैसे कैसे पैदा करें। कोई स्टार्टअप कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, लेकिन मूल में यही सवाल विराजमान है कि पैसे कैसे पैदा करें। इस सवाल के हल के लिए, अपनी किस्मत आजमाने के लिए अलग अलग दिशाओं में दोनों मित्र निकल पड़े, इस वादे के साथ कि 5 वर्ष बाद इसी स्थान पर फिर मिलेंगे। इन 5 वर्षों के दौरान पहला मित्र टॉर्च बेचने का धंधा करने लगा। वह चौराहे पर या मैदान में लोगों को इकट्ठा कर लेता तथा अंधेरे का डर बड़े ही नाटकीय अंदाज से दिखाता कि उसकी सारी टॉर्च हाथों हाथ बिक जाती। उसका धंधा खूब चल निकला। उसने भी बहुत पैसे कमाए टॉर्च बेच बेच कर। वायदे के मुताबिक
5 साल बाद वह निश्चित स्थान पर पहुंचता है, परंतु उसका मित्र वहां नहीं मिलता। वह उसे ढूंढने निकल पड़ता है। एक शाम उसे एक मैदान में मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे एक भव्य पुरुष बैठे दिखाई दिए। हजारों लोग श्रद्धा से झुके गुरु की गंभीर वाणी को तन्मय होकर सुन रहे थे। वह व्यक्ति प्रवचन दे रहा था। मैं आज मनुष्य को घने अंधकार में देख रहा हूं। आज आत्मा में भी अंधकार है। मनुष्य की आत्मा भय, पीड़ा से त्रस्त है। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है। डरो मत, जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है। प्रकाश को बाहर नहीं, अपने अंदर खोजो। इस प्रकार वह लोगों को पहले डराते हैं, फिर तुरंत उन्हें अपने साधना मंदिर में बुलाकर अंतः ज्योति जलाने का आह्वान करते हैं। लोग तन्मय होकर संत की बातें सुन रहे थे, पर उसकी हंसी छूट रही थी। तभी उसने देखा कि भव्य पुरुष मंच से उतरकर कार में बैठने जा रहा है। उसने तो उस भव्य पुरुष को नहीं पहचाना, पर भव्य पुरुष ने उसे पहचान कर कार में बिठा लिया और संत की वेशभूषा में यह उसका मित्र ही था। संत ने उसे कार में पूरी यात्रा के दौरान चुप रहने का ही निर्देश दिया। संत ने कार में अपने मित्र से एक शब्द भी बातचीत नहीं की। उसे चुप रहने का निर्देश दिया ताकि उसकी असलियत ड्राइवर या अन्य सहयोगियों के सामने ना खुल जाए। बंगले में पहुंचकर बंगले के वैभव को देखकर उसका मित्र हैरान हो गया। बंगले पहुंचकर दोनों ने खूब बातें की। फिर दोनों मित्रों में खुलकर प्रवचन के व्यापार को लेकर भी बातचीत हुई। उसने संत बने अपने मित्र से पूछा कि उसने इतनी दौलत कैसे पाई, क्या वह भी टार्च बेचता है? फिर वह कहता है कि उन दोनों के प्रवचन एक जैसे ही हैं। वह भी लोगों को अंधेरे का डर दिखाकर टॉर्च बेचता है, तथा संत बना मित्र भी लोगों को डर दिखाकर टॉर्च बेचता है। दोनों लोगों के जीवन में प्रकाश लाने का वादा करते हैं, पर दूसरे मित्र की टॉर्च किसी कंपनी की बनाई हुई नहीं है। वह बहुत सूक्ष्म है, मगर उसकी कीमत बहुत अधिक मिल जाती है। मित्र को सारा रहस्य समझ में आ गया। पहला मित्र संत के साथ 2 दिन तक रहा। अब उसने निर्णय लिया कि नया धंधा शुरू करूंगा। वह सूरज छाप टॉर्च की पेटी नदी में फेंक देता है, दाढ़ी बढ़ाकर लंबा कुर्ता पहन लेता है। वह लेखक को बताता है कि पहले वह लोगों को बाहरी अंधकार से डराता है, फिर लोगों को आत्मा में प्रकाश फैलाने की बात कहकर उन्हें आसानी से ठग सकेगा। इस प्रकार दोनों मित्र इस ठगी के धंधे में अंधेरे को दूर करने की बात करते हैं। बस फर्क सिर्फ बाहर के अंधेरे और अंदर के अंधेरे का ही है। अर्थात पहला मित्र जो था वो बाहरी अंधेरे से लोगों को डराता था। कहता था, तुम्हें कोई जंगली जानवर रात में दबोच सकता है, सांप बिच्छू काट सकते हैं, ये लीजिए सूरज छाप टॉर्च कम कीमत में ज्यादा रोशनी देगा और आपकी जान बचाएगा। आपके साथ हमेशा उजाला विद्यमान रहेगा। यह कहकर वह टॉर्च बेचता था। उसका दूसरा मित्र लोगों को यह कहकर डराया करता था, जो संत बन चुका था। वो मित्र कहता है श्रद्धालुओं से कि आपके अंदर, आपकी आत्मा में घना अंधेरा छा गया है, आप परेशान हैं, हमारे केंद्र में आइए और अपनी अंतर ज्योति जलाइए। और इस अंतर ज्योति को जलाकर वो बहुत पैसे कमाते हैं। और ये कोई प्रोडक्ट नहीं, केवल वाक चातुर्य है। तो इसके इस बिजनेस मॉडल से पहला मित्र भी प्रभावित हो जाता है और अपने सूरज छाप टॉर्च की पेटी को नदी में फेंककर इसी बिजनेस में उतरने के लिए आतुर हो जाता है। तो ये था इस पाठ का कथा सार। अब हम लोग आ जाते हैं इस पाठ से जुड़े कुछ आशय पर, जिन्हें हम लोग स्पष्ट करेंगे। देखिए, क्या पैसा कमाने के लिए मनुष्य कुछ भी कर सकता है? इसका आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए, ये एक सवाल है कि क्या पैसा कमाने के लिए मनुष्य कुछ भी कर सकता है? इसका उत्तर है हाँ।
आज के ज़माने में पैसे की आवश्यकता और विज्ञान के अद्भुत आविष्कारों को अपना बना लेने की प्रबल चाह मनुष्य से कुछ भी करवा सकती है। मनुष्य को पता चल चुका है कि पैसे की शक्ति क्या है, पैसे की पावर क्या है। आप स्वर्ग सा सुख इसी नर्क लोक में, इसी मर्त्य लोक में प्राप्त कर सकते हैं, अगर आपके पास बहुत पैसे हुए तो। इसीलिए मनुष्य पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और हाँ, इस प्रकार की विचारधारा मनुष्यों में 20 से लेकर 25 साल की उम्र से शुरू हो जाती है। लेकिन हाँ, मेरा ये मानना है कि मनुष्य पैसा कमाने के लिए अगर कुछ भी कर सकता है, तो इस भावना को, इस जिद को अपने स्कूली जीवन में ही अपने व्यवहार में उतार ले और भरपूर पढ़ाई करे, बहुत ही करीने से पढ़ाई करे, ताकि पढ़ाई करने के माध्यम से वो बहुत सारे पैसे कमा सकता है। बाद में उसे किसी भी प्रकार का अवैध या अनर्गल कार्य करने की आवश्यकता नहीं। मैं अपने छात्रों से भी यही कहता हूँ। प्रकाश बाहर नहीं है, उसे अंतर में खोजो, अंतर में बुझी उस ज्योति को जगाओ। इसका क्या आशय है? देखिए, प्रवचनकर्ता कहता है कि अपने अंतर का अंधकार दूर कर उसे प्रकाशित कर दो, अर्थात अपने अंदर ज्ञान की ज्योति जलाओ। और ज्ञान की बातें कौन बताएगा? वही बाबा, वही संत, और उससे वो लाखों रुपए बनाएंगे। तो इस तरीके के वाक चातुर्य से साधु संत अपनी रोटी सेकते हैं, अपना वर्चस्व समाज में बनाते हैं, और पढ़े लिखे न होने के बावजूद भी भरपूर पैसा कमाते हैं। धंधा वही करूंगा, यानी टॉर्च बेचूंगा, बस कंपनी बदल रहा हूं। देखिए, इसका आशय यह है कि अब लेखक सूरज छाप टॉर्च बेचने वाले से उसके नए धंधे के बारे में पूछते हैं, तब वह कहता है कि अब मैं टॉर्च बेचने का ही धंधा करूंगा, लेकिन कंपनी बदल रहा हूं। अर्थात पहले मैं बाहरी अंधकार को दूर करने की कोशिश करता था और उसके लिए सूरज छाप टॉर्च बेचा करता था, लेकिन अब मैं अपने रूप रंग में परिवर्तन लाऊंगा, अपने वस्त्र विधान में परिवर्तन लाऊंगा, कुर्ता पजामा पहनूंगा, दाढ़ी बढ़ा लूंगा, टीका लगा लूंगा, और लोगों को एकत्रित करके उनके अंदर के अंधकार को दूर करने के लिए प्रवचन दूंगा और एक नया बिजनेस मॉडल शुरू करूंगा। आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है, रातें बेहद काली होती हैं, अपना ही हाथ नहीं सूझता। देखिए, इसका आशय यह है कि टॉर्च बेचने वाला पहला मित्र जब सूरज छाप टॉर्च बेचा करता था, तो उस समय वो ये कहा करता था लोगों से, अपने ग्राहकों से, कि आजकल सब जगह घना अंधेरा छाया रहता है, रातें बेहद काली होती हैं, आदमी को अपना ही हाथ नहीं सूझता है, और ऐसे में कहीं आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसीलिए आपको अवश्य खरीदना चाहिए सूरज छाप टॉर्च, जो एक उजाले का स्टोर हाउस है, और इस उजाले से आप रात में भी रोशनी पा सकते हैं, तरह तरह के हिंसक जीवों से तथा सांप बिच्छुओं से दूर रह सकते हैं, अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग प्रश्नोत्तर पर। देखिए, लेखक ने टॉर्च बेचने वाली कंपनी का नाम सूरज छाप ही क्यों रखा? लेखक ने टॉर्च बेचने वाली कंपनी का नाम सूरज छाप ही रखा क्योंकि वह अंधेरा दूर करने की बात करता था। दूसरा, पहले पहले इसी नाम का टॉर्च चला भी करता था, और सूरज इस ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा ग्रह है या एक ऐसा तारा है जिसके प्रकाश से पूरी दुनिया प्रकाशित हो जाती है। शायद इसीलिए लेखक ने टॉर्च बेचने वाली कंपनी का नाम सूरज छाप रखा होगा। 5 साल बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात किन परिस्थितियों में और कहाँ होती है? देखिए, 5 साल बाद दोनों दोस्तों में से एक ने टॉर्च बेचने का काम शुरू कर दिया था और 5 साल में उसका धंधा अच्छा चल पड़ा था। 5 साल बाद उसका दोस्त नियत स्थान पर नहीं आया, तो टॉर्च बेचने वाला उसकी तलाश में निकल पड़ा। वह एक मैदान में पहुंचा जहां उसका दोस्त धर्मोपदेशक बना हुआ था, प्रवचनकर्ता बना हुआ था, बाबा बना हुआ था, संत बना हुआ था, और हजारों श्रद्धालुओं के बीच प्रवचन दे रहा था, ज्ञान की बातें दे रहा था, और वहीं उन दोनों दोस्तों की मुलाकात होती है।
पहला दोस्त मंच पर किस रूप में था और वह किस अंधेरे को दूर करने के लिए टॉर्च बेच रहा था? देखिए, पहला दोस्त मंच पर धर्मोपदेशक या प्रवचनकर्ता के रूप में था, जिसने सुंदर रेशमी वस्त्र धारण किए हुए थे, दाढ़ी मूछे लंबे लंबे थे, केस बढ़ाए हुए थे, भव्य पुरुष दिव्य पुरुष का लुक उसमें आ रहा था। फिल्मों के संत के समान ही वह आकर्षक और अट्रैक्टिव लग रहा था। मंच पर विराजमान वह भव्य पुरुष लोगों से कह रहा था, श्रद्धालुओं से कह रहा था कि आज के मनुष्य की आत्मा में घना अंधेरा छा गया है, अंतर की आंखों की ज्योति बुझ गई है। मैं अंतर में बुझी उसी शाश्वत ज्योति को फिर से प्रज्वलित कर दूंगा, फिर से तुम्हारी आत्मा में प्रकाश का आगमन करवा दूंगा। तुम्हें हमारे केंद्र में आना चाहिए और अंतर ज्योति को प्रज्वलित करनी चाहिए। भव्य पुरुष ने कहा, जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है। इसका क्या तात्पर्य है? देखिए, भव्य पुरुष ने पहले तो अपने प्रवचन में ये कहा कि आपकी आत्मा में घना अंधकार छा गया है और उनके अंतर का आलोक बुझ गया है। मनुष्य की आत्मा में भय और पीड़ा व्याप्त हो गई है। जब इस बात को सुनकर वहां उपस्थित लोग भयभीत हो गए, तब उसने कहा कि भाइयों और बहनों, श्रद्धालुओं, डरो मत। जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है। अर्थात पहले भव्य पुरुष या दिव्य पुरुष ने श्रद्धालुओं को डराया और अब वो उपाय बता रहा है कि इसी उपाय से वो लाखों रुपए कमाएगा, अपने केंद्र में श्रद्धालुओं को बुलाएगा तथा उसकी अंतर ज्योति को पुनः प्रज्वलित करेगा। भीतर के अंधेरे की टॉर्च बेचने और सूरज छाप टॉर्च बेचने के धंधे में क्या फर्क है? पाठ के आधार पर बताइए। सूरज छाप टॉर्च बेचने का धंधा समाज की दृष्टि में पेट भरने का एक छोटा मोटा रोजगार है। टॉर्च बेचने वाला किसी चौराहे पर या मैदान में थोड़े से लोगों को किसी प्रकार इकट्ठा कर लेता है और वह नाटकीय अंदाज में बताता है कि रात के अंधेरे में लोगों के समक्ष किस किस तरह की कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं तथा उन्हें दूर करने के लिए एक अच्छा साधन उसके पास मौजूद है। सूरज छाप टॉर्च। कुछ टॉर्च बेचकर वह किसी प्रकार अपना गुजारा कर लेता है। इस धंधे वाले को समाज में कोई उच्च स्थान नहीं प्राप्त होता है। वह सामान्य ढंग से अपना जीवन व्यतीत करता है। कोई विशेष धन वैभव संपन्न नहीं हो सकता। एक साधारण जीवन ही वो व्यतीत कर सकता है। भीतर के अंधेरे की टॉर्च बेचने का धंधा बड़ा ही व्यापक है और लाभप्रद है। इस धंधे वाला व्यक्ति लोगों को भ्रमित कर समाज में अत्यंत आदरणीय हो जाता है। बड़े बड़े लोग उनका चरण स्पर्श करते हैं। जब उपदेश देने के लिए वे मंच पर आकर्षक वेशभूषा में विराजमान होते हैं, तब हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ जुट जाती है। लोग स्वेच्छा से उनके चरणों में धन दौलत न्यौछावर करने को तत्पर हो जाते हैं। वह अत्यंत सुख वैभव के साथ आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करता है और इस प्रकार अंधेरे का टॉर्च बेचने के धंधे में गरिमा, प्रसिद्धि एवं धन दौलत सब कुछ मिल जाता है। सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं या उखड़ेगा नहीं, इस कथन में मनुष्य की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत है और क्यों? देखिए, सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं, यह उखड़ेगा नहीं, इस कथन में मनुष्य की संघर्ष न करके शीघ्र हताश हो जाने की प्रवृत्ति स्पष्ट झलकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य हर चीज सरलता से प्राप्त कर लेना चाहता है। वो ज्यादा श्रम न करके ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा लेना चाहता है। यही इस प्रश्न का उत्तर है। व्यंग्य विधा में भाषा सबसे धारदार है। परसाई जी की इस रचना को आधार बनाकर इस कथन के पक्ष में अपने विचार प्रकट कीजिए। देखिए, यह कथन पूर्णतः उपयुक्त है कि व्यंग्य विधा में भाषा धारदार होनी चाहिए, क्योंकि धारदार भाषा का जो पैनापन होगा वही लोगों को या पाठकों को सोचने पर मजबूर करेगा, उन्हें हकीकत से रूबरू होने के लिए प्रेरित करेगा। यहाँ देखिए, तुम शायद संन्यास ले रहे हो। जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वह इसी तरह हरामखोरी पर उतर आता है। देखिए, इस तरह की भाषा सचमुच आपको सोचने पर मजबूर करेगी।
दूसरा एक एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, हम दोनों ने उस सवाल की एक एक टांग पकड़ी है और उसे हटाने की कोशिश करने लगे। और वो सवाल क्या है कि पैसे कैसे पैदा करें। मैं देख रहा हूं मनुष्य की आत्मा में भय और पीड़ा दोनों व्याप्त है, अर्थात भय भी है और पीड़ा भी है। इस तरीके के वाक्य जो धारदार है वो लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं। और हाँ, इस धारदार भाषा का जो प्रयोग करता है, भले ही वो अच्छा व्यक्ति ना हो, लेकिन उसके फॉलोअर्स अधिक हो जाते हैं। मेरे हिसाब से जो व्यक्ति उत्तम मानसिकता वाला होता है, उसे धारदार शब्दों के माध्यम से उन व्यक्तियों को सुधारना चाहिए, या उन व्यक्तियों के मन में जो धोखाधड़ी की भावना बैठ गई है या जो धोखे में फंस गए हैं, वो उनसे मुक्त हो सके, ऐसे प्रयोग अवश्य करने चाहिए। लेखक ने सूरज छाप टॉर्च की पेटी को नदी में क्यों फेंक दिया? क्या आप भी वही करते? लेखक ने सूरज छाप टॉर्च की पेटी को नदी में क्यों फेंक दिया? हालांकि सूरज छाप टॉर्च की पेटी को नदी में फेंकने का काम पहला मित्र करता है, और ये लेखक ने स्वयं कोट किया है। नदी में फेंकने से फायदा यह है कि वो बहता हुआ कहाँ चला जाएगा पता नहीं चलेगा, अर्थात उसके अतीत के प्रमाण प्राप्त नहीं होंगे। हाँ, अगर मुझे भी कुछ ऐसा करना होता तो मैं भी शायद यही करता। टॉर्च बेचने वाले किस प्रकार की स्किल का प्रयोग करते हैं? क्या इसका स्किल इंडिया प्रोग्राम से कोई संबंध है? देखिए, टॉर्च बेचने वाले चाहे वो मन के अंधेरे के टॉर्च को बेचेंगे या बाहरी अंधकार से बचाने वाले फिजिकल टॉर्च को बेचेंगे, तो उन्हें ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए या ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे जिससे सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाए और उसे ये लगने लगे कि ये जो टॉर्च बेचा जा रहा है मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एंड एट एनी कॉस्ट आई मस्ट बाय इट। ग्राहकों को या श्रद्धालुओं को ये यकीन दिला देना कि ये आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके जीवन की सुरक्षा के लिए, आपकी मानसिक शांति के लिए, आपके पारिवारिक समृद्धि के लिए, सुख के लिए अत्यंत आवश्यक है, वो ऐसे शब्दों का, वाक्यों का या ऐसे स्मॉल एनेक्डोट्स या कहानियों का प्रयोग करेंगे जिससे श्रद्धालु या ग्राहक आकर्षित हो जाए। क्या इसका स्किल इंडिया प्रोग्राम से कोई संबंध है? देखिए, पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन आंशिक रूप से हाँ। क्योंकि जब स्किल इंडिया प्रोग्राम होगा और जब आप भी कोई स्किल में माहिर हो जाएंगे, तो अपने स्किल को रुपए कमाने के लिए जब आप नियोजित करेंगे तो आपकी भाषा भी धारदार, पैनी होनी ही चाहिए। अब हम लोग आ जाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। दोनों दोस्त आपस में किस स्थान पर मिलते हैं? देखिए, प्रवचन स्थल पर मिलते हैं। टॉर्च बेचने वाला पाठ किस शैली में लिखा गया है? तो व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। भव्य पुरुष देखने में किस विशेषता से युक्त था? दाढ़ी बढ़ी हुई थी, केस लंबे थे, सुंदर रेशमी वस्त्र पहने हुए थे, अर्थात उपयुक्त सभी। घ नंबर। आसमान को छूता सवाल कौन सा था? पैसे कैसे कमाया जाए। टॉर्च बेचने वाले अध्याय में किस पर व्यंग्य किया गया है? देखिए, धार्मिक आडंबरों पर व्यंग्य किया गया है। टॉर्च बेचने वाले पाठ की भाषा है कैसी? व्यंग्यात्मक, खड़ी बोली। हमने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। टॉर्च बेचने वाला पाठ में इस वाक्य में हमने किसके लिए प्रयोग हुआ है? दोनों मित्रों के लिए प्रयोग हुआ है। पहले मित्र के बदले हुए स्वरूप को देखकर किसको चिंता होने लगी? लेखक को चिंता होने लगी। मैं आज मनुष्य को एक घने अंधकार में देख रहा हूं, उसके भीतर कुछ बुझ गया है। यह युग ही अंधकारमय है। यह सर्वग्राही अंधकार संपूर्ण विश्व को अपने उदर में छिपाए है। यह वाक्य किसने कहे? मंच पर आसीन भव्य पुरुष ने कहे। मनुष्य मूर्खता के कारण किसके वश में आ जाता है? धर्म और गुरु के वश में आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने टॉर्च बेचने वाले जो हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित है उसका संपूर्ण अध्ययन किया।
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका टेक्स्ट उपलब्ध हो जाएगा। मैं यही मान रहा हूं कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।